नमस्कार साथियों, आपका इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। मैं मोहनलाल। इंटरव्यू की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद है पुष्पा, जिन्होंने अभी हाल ही में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो परिणाम आया है, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है तथा आपने अलग-अलग समय पर अलग-अलग परीक्षाओं में भी सम्मानजनक प्रदर्शन किया है, जिनमें चाहे जेएनयू का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, नेट जेआरएफ की परीक्षा हो, आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के इंटरव्यू तक पहुँचना हो, जैसी कई सफलताएँ आपके नाम हैं। तो सबसे पहले आपका हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत करते हैं पुष्पा। थैंक यू सर। साथ ही हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने पूरे भारत में रैंक 1 हासिल की है। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज इस वीडियो में हम इनके अपने जो व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं, अलग-अलग परीक्षाओं में और विशेष रूप से जो अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो परीक्षा हुई है, उसमें जो आपके अनुभव रहे हैं, उनको जानने का प्रयत्न करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफ़ॉर्म। जैसा कि आपने मेरा परिचय तो दे ही दिया है, किंतु मैं इसे थोड़ा और विस्तारित रूप से बताना चाहूँगी। मैंने जो अपनी 10वीं है, वो सीबीएसई स्कूल से 2016 में व्यापार मंडल विश्वास स्कूल से उत्तीर्ण की है। फिर मैंने अपनी 12वीं हरियाणा बोर्ड से, क्योंकि मैं हरियाणा के हिसार ज़िले की निवासी हूँ, तो मैंने अपनी 12वीं हरियाणा बोर्ड से की है। फिर मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार से एफजेएम गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने की है, जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। और फिर मैंने अपनी जो मास्टर्स है वो जेएनयू से उत्तीर्ण की, और वर्तमान में मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से डॉक्टर महासिंह पूनिया और डॉक्टर प्रीतम सिंह सर के अंडर जो है शोध कार्य कर रही हूँ। जी सर। धन्यवाद पुष्पा। आपने अलग-अलग अपनी जो एक एकेडमिक रहा है आपका करियर, उसका संक्षिप्त में परिचय दिया। तो एक-एक करके आपसे सभी बातों को जानने का प्रयत्न प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आप एक संक्षिप्त में अपना जो भी एजुकेशन या अपना जो भी निवास रहा है, उसकी एक संक्षिप्त में पृष्ठभूमि बता दीजिए। सर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी जो 10वीं सीबीएसई स्कूल से, 12वीं हरियाणा बोर्ड से, और फिर बीए है मैंने एफजेएम कॉलेज से, और एमए जेएनयू से किया, और अब मैं शोध कार्य कर रही हूँ प्रेमचंद और चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों का, मैं बाल मनोविज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन विषय पे। और एमए के बाद ही मैंने आरपीएससी का जो एग्ज़ाम था वो दिया। उसमें हालाँकि मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया, किंतु बाद में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने एग्ज़ाम दिया और उसमें भी अंतिम रूप से चयनित हुई हूँ सर। जी। मैम ने बताया कि मैम अभी पीएचडी कर रही हैं और पहले इन्होंने मास्टर्स जो अपना है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से किया है। तो और आपने नेट भी एक रैंक 1 के साथ उत्तीर्ण की है जेआरएफ। तो अभी सबसे पहले हम एक क्रमशः आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम नेट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से क्या इसमें पेपर्स होते हैं? क्या इनकी एक सटीक रणनीति होनी चाहिए? क्या इनके सोर्सेज़ है उसको फ़ॉलो किया जाए? तो आप मोटा-मोटी पहले तो नेट का एक तरह से पूरा पैटर्न समझा दीजिए कि किस प्रकार से इसका एग्ज़ाम होता है और कैसे क्या पेपर होते हैं? सर, मैंने मास्टर्स की सेकंड सेमेस्टर में नेट जेआरएफ की परीक्षा दी, और मैं 3 बार जेआरएफ क्वालीफाई कर चुकी हूँ। और जब मैंने पहली बार दिया तो उसमें मेरा जो है 5th रैंक मेरी आई। और मेरी क्या रणनीति रही इसके बारे में बताऊँ तो सबसे पहले नेट जेआरएफ में 2 पेपर होते हैं सर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है वो सामान्य पेपर होता है, और 2 होता है जो मूल विषय का पेपर होता है, जैसे मेरा कि हिंदी साहित्य था। तो इस प्रकार से इसमें 2 पेपर होते हैं सर। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने जो भी इसकी बात की तो इसमें आपने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी या कैसे कोई इंटरनेट के माध्यम से क्या इसकी आपने हेल्प ली थी? थोड़ा-सा आप इस बारे में बता दीजिए। सर, मैंने इसकी यूट्यूब की मदद से मैंने, और किताबों की मदद से मैंने पढ़ाई की है इसमें। और पेपर 1 और पेपर 2 इसमें मेरे अलग-अलग जो है वो सोर्सेज़ रहे। मैम ने बताया कि इसमें पेपर 2 होते हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए कि पेपर 2 1 और 2 अलग-अलग बता दीजिए कि कौन से में क्या सिलेबस रहता है और इसका कैसी क्या यूनिट रहती है? उसका एक संक्षिप्त में बता दीजिए मैम। हाँ।
पेपर 1 होता है जो कि सामान्य पेपर होता है, उसमें 10 यूनिट होती हैं सर, जिसमें कि होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, पीपल एंड एनवायरनमेंट का हो गया, हायर एजुकेशन का हो गया और आईसीटी बेस्ड टॉपिक होते हैं। तो इस प्रकार से 10 यूनिट होती है, जिसमें आपको अ सामान्यतः उत्तर है वो देने पड़ते हैं। इसी तरह अब हम बात करें हिंदी विषय का, उसमें भी 10 यूनिट होती है, जिसमें पेपर 1 होता है वो हिंदी यूनिट 1 होती है, वो हिंदी भाषा और उसका विकास हो गया, उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, फिर काव्य शास्त्र हो गया, फिर वैचारिक पृष्ठभूमि हो गई, फिर आधुनिक हिंदी कविता हो गई, फिर हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और अन्य गद्य विधाएँ। तो इस प्रकार से दोनों ही पेपर में, पेपर 1 में भी 10 यूनिट है और पेपर 2 में भी 10 यूनिट है सर। हाँ, तो मैम ने बताया कि इसमें फर्स्ट पेपर में अलग 10 इकाइयाँ होती है और सेकंड पेपर जो एक अपने विशेष विषय को लेकर होता है और उसकी अपना अलग पेपर होता है। तो पहले तो मैम फर्स्ट पेपर को लेकर विषय पर चूँकि हम आएँगे मैम का हिंदी विषय ही रहा है, हिंदी साहित्य। उससे पहले हम फर्स्ट पेपर जो प्रत्येक विषय को लेकर होता है, इसमें कोई विशेष नहीं क्योंकि ये फर्स्ट पेपर सभी के लिए कॉमन होता है। तो पहले तो इस बारे में बता दीजिए, फिर हम हिंदी के बारे में बातचीत करेंगे विस्तार में। फर्स्ट पेपर मैंने जो किया वो मैंने किया, सबसे पहले तो जो दृष्टि नेट जैरब की बुक आती है फर्स्ट पेपर की, उसको मैंने पढ़ा और कुमार भरत सर का जो यूट्यूब चैनल है उनमें से मैंने नोट्स बनाए। और अभी क्या है, पहले सर का अलग चैनल नहीं था, अब सर ने अलग चैनल भी बनाया है, अपनी टेस्ट सीरीज भी है, तो हम उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और हालांकि उस टाइम मैंने टेक्स्ट बुक से ही, मैंने प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक से ही मैंने किया। कॉन्सेप्ट है वो आप कुमार भरत सर के कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिस है यूथ कंपटीशन की बुक से भी पीवाईक्यू कर सकते हैं, आप चाहे तो टेक्स्ट बुक ऐप से भी कर सकते हैं, और जो जो आपकी गलत हो वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट पेपर को लेकर रणनीति रही, और मेरे फर्स्ट पेपर में 40 जो अंक है वो मैंने 50 में से 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्न ठीक किए, और क्योंकि एक प्रश्न होता है वो 2 नंबर का होता है, तो इस प्रकार से जो है मेरे 100 नंबर में से 80 नंबर जो है वो फर्स्ट पेपर में आए। जी मैम। मैम ने बताया कि इसमें इन्होंने अलग-अलग इंटरनेट का सहारा भी लिया, अभ्यास भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म से इन्होंने मदद ली और मैम ने बताया कि इनके 40 सवाल यानी कि 100 में से 80 नंबर इन्होंने हासिल किए, जो एक बहुत ही सम्मानजनक प्रदर्शन माना जाता है, वन ऑफ द हाईएस्ट में शामिल हो जाता है। तो हिंदी विषय को लेकर अगर बात करें विशेष रूप से, तो हिंदी विषय के जो भी विद्यार्थी हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं और जेआरएफ करना उनका एक तरीके से लक्ष्य होता है, तो उनमें बहुत बड़ी समस्या इस बात को लेकर आती है कि वो विषय को वि अच्छे तरीके से तैयार भी कर लेते हैं, उसमें अपना एक सम्मानजनक प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर चूँकि थोड़ा-सा लैंग्वेज को लेकर भी उनमें दिक्कत होती है और सोर्सेज़ को लेकर भी और इतनी उपलब्धता भी नहीं है कि वो अपना उस तरीके से दे सकें। तो इसमें थोड़ा-सा आप विस्तार से बताइए कि किस तरह से इसमें अंक है वो जैसे 30 से 40 सवालों के बीच में वो कर सकें? सर, इसमें ऐसा है कि क्योंकि मैं खुद हिंदी विषय से बैकग्राउंड रखती हूँ, और कुमार भरत सर की जब मैंने वीडियोज़ देखी, वो इंग्लिश में और हिंदी में मिक्स पढ़ाते हैं। तो आप ऐसे देख के डरे नहीं कि ये तो इंग्लिश में है, हम कैसे कर पाएँगे? उनकी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज होती है, जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ हिंदी और इंग्लिश, तो वो मिक्स लैंग्वेज होती है और वो ईज़िली भी समझ आती है। अन्यथा आप क्या है, हिंदी के जैसे बुक पढ़ें तो उसमें कठिन और क्लिष्ट शब्दावली होती है, जबकि उनकी आसान और सहज शब्दावली है, तो इसलिए भी हमें समझने में ईज़ी होती है, और ये हमारी एक मानसिक धारणा बन जाती है। जब हम शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं था जितना हमने सोचा था। और दूसरा होता है कि जो हिंदी विषय के विद्यार्थी होते हैं उनका आमतौर से गणित विषय है वो कमज़ोर होता है, जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लगभग जो सवाल आते हैं वो एक ही प्रकार से होते हैं, और वो थोड़ा-सा पैटर्न है वो सेम रहता है, बस क्वेश्चन में जो थोड़ा हेर-फेर कर दिया जाता है। तो आप 10-12 सवाल अगर प्रैक्टिस कर लें, और डीआई ऐसा जो टॉपिक है कि उसमें आप चाहें तो 5 के 5 प्रश्न भी ठीक कर सकते हैं।
तो आप 5-10 क्वेश्चन है वो पीवाईक्यूज़ के प्रैक्टिस कर लें, तो फिर आपके वो 5 क्वेश्चन है वो श्योरली ठीक हो जाएँगे। हालाँकि जैसे आप एनवायरनमेंट का देखेंगे तो वो इतना बड़ा एंड वर्स्ट वर्स्ट टॉपिक है कि आप उसमें श्योर हो ही नहीं सकते हैं। जबकि अगर डीआई आपने 2-3 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आप अपने जो नंबर है उनको लेके सेफ और सिक्योर फील कर सकते हैं। तो इस प्रकार से। धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही विस्तार से ये बताया कि आप किस तरह से अंकों को है थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर को लेकर ठीक से बात हो चुकी है, जिसमें आपने अलग यूनिट वाइज़ और अभ्यास को लेकर किस तरीके से इंटरनेट का सहारा लिया जाए या गाइड को भी शामिल कर सकते हैं, उसके बारे में बात की। अब हम एक-एक करके हिंदी विषय जिसका पेपर सेकंड होता है, उस पर आएँगे। तो इसकी अलग-अलग इकाई वार आपने पहले बात कर ली है, तो मोटा-मोटी रूप से आप फिर से इस बारे में बता दीजिए कि 10 इकाइयाँ किस प्रकार से विभाजित है? हुँ, हुँ। इसमें 10 यूनिट है, उसमें पहली जैसे हिंदी भाषा और उसका विकास पे हो गई और उसके बाद में जैसे अलग-अलग वैचारिक पृष्ठभूमि पे भी है, काव्य शास्त्र पे भी है और इसके अलावा हिंदी कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा ये सब हिंदी कविता हैं, तो इनको लेके बाँटा गया है। तो इस प्रकार से 10 इकाइयाँ जो है वो है। जी मैम। तो मैम ने बताया कि इसकी अलग-अलग इकाइयाँ हैं, वो भाषा से लेकर साहित्य से लेकर काव्य शास्त्र इन सब में विभाजित हैं। तो हम नेट के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, नेट जेआरएफ के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए, एक-एक करके सभी इकाइयों को मैम से जानने का प्रयत्न करेंगे कि इनमें इन्होंने किन सोर्सेज़ को मानक माना और साथ ही किस प्रकार से इनका एक तरीके से इनकी रणनीति रही, उस पर बात करेंगे अलग-अलग इकाई वार। तो चूँकि मैंने नोट कर रखी है इनकी अलग-अलग 10 इकाइयाँ, तो सबसे पहले तो मैम फर्स्ट यूनिट जो सेकंड पेपर की रहती है, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए कि किस तरह से गाइड का सहारा लें या जो भी अपना कंटेंट है उसको किस प्रकार से तैयार किया जाए? भाषा की जहाँ तक बात है, तो उसमें क्या है कि जैसे हिंदी भाषा का थोड़ा ये औरों से थोड़ा-सा मुश्किल टॉपिक माना जाता है क्योंकि इसमें कई बार व्याकरण से जुड़े हुए ये शब्द है किस शब्दावली से लिए गए हैं, वैसा प्रश्न भी आते हैं। तो वैसे मूल रूप से मैंने सरस्वती गोविंद पांडे और दृष्टि की जो सेकंड पेपर की नेट जेआरएफ वाली पुस्तक है, वो मैंने इसके लिए की। किंतु जैसे शब्दावली है कि ये शब्द पुर्तगाली से है, कैसा है और ये शब्द कौन-सा इंडो आर्यन लैंग्वेज है, कौन-सी वो है, तो वो आप पीवाईक्यूज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो उनमें से भी आपकी जैसे अंग्रेजी है, ये ये शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, ये लैटिन शब्दावली ये किस आर्य परिवार में आती है या नहीं आती है। तो वो अलग-अलग जो भाषा परिवार है उनसे संबंधित प्रश्न आ गए या फिर कौन-सा पुर्तगाली चीनी शब्द है वो आ गया या फिर संविधान के किस अनुच्छेद से जो हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद है, तो उनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। या फिर थोड़े बहुत आपके संधि समास से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। इतना व्याकरण इसमें गहराई से नहीं पूछा जाता है, तो इसके लिए आप सरस्वती गोविंद पांडे और जो है दृष्टिनेट जेआरएफ सेकंड बुक है वो पढ़ सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ही विस्तार से देखना चाहें तो आप इग्नू के नोट्स जो हैं भाषा के वो देख सकते हैं। जी। मैम ने बताया कि हिंदी भाषा और विकास इसको लेकर एक तो शब्दावली और दूसरा व्याकरण की जो सामान्य जानकारी है और हिंदी भाषा को लेकर जो इसका वर्गीकरण है, स्थान विशेष को लेकर, इन सब बातों पे क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर मुख्य रूप से मैम ने बताया कि जो गाइड हैं 1-2 उनका नाम लिया और साथ ही प्रैक्टिस की भी आपने बात की और पीवाईक्यू जिनमें महत्वपूर्ण रूप से। तो पीवाईक्यू के लिए 1-2 अगर बुक आप सजेस्ट करना चाहें या कोई साइट हो, तो वो कौन-सी रहेगी? सर पीवाईक्यू के लिए दृष्टि नेट जेआरएफ की पुस्तक है उसमें जो ईयर वाइज़ जो पीवाईक्यूज़ हैं वो दिए हुए हैं। आप उनमें से भी कर सकते हैं। अगर लेटेस्ट वाले अवेलेबल नहीं है तो आप डायरेक्ट गूगल से भी आप कर सकते हैं। तो ये सोर्सेज़ रहें सर। जी मैम। चूँकि हम देखते हैं कि हिंदी विषय के जो भी विद्यार्थी हैं, उनमें एक तरीके से ऑनलाइन माध्यमों को लेकर शंका रहती है कि वो इतने सहज नहीं हो पाते हैं जितने अलग-अलग विषयों को लेकर ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो सहज होते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो हिंदी विषय के जो विद्यार्थी हैं, वो एक गाइड पर अपना कम्फ़र्ट महसूस करते हैं। तो उनको आप किस तरह से सजेस्ट करेंगे कि वो ऑनलाइन माध्यमों में भी अच्छे-अच्छे जो साइट्स हैं, जो ऐप हैं, उनका योगदान पा सकते हैं?
हाँ, थोड़ा ऐसा था कि हिंदी में जैसे टेक्नोलॉजी है शुरुआत में इतनी नहीं थी विकसित, किंतु अब धीरे-धीरे विकास हो रहा है। और जैसे ई-पीजी पाठशाला है, इग्नू नोट्स है, तो सरकार की तरफ से भी ये साइट पे मटेरियल है वो अवेलेबल करवाया गया है डिस्टेंस एजुकेशन के बच्चों के लिए। तो वो एक मानक सामग्री है और जिसमें सभी लगभग शुद्धियाँ हैं, अशुद्धियों की संभावनाएँ लगभग नगण्य ही हैं। तो आप उन चीज़ों को विश्वसनीय रूप से अपने सोर्सेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैम। तो फर्स्ट यूनिट के बारे में ठीक से बात हो चुकी है। अभी हम सेकंड यूनिट, जो हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लेकर रहती है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर किस तरह से रणनीति रहनी चाहिए और कौन से सोर्सेज या किस तरह से इसकी प्रैक्टिस की जाए, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए मैम। सबसे पहले जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के लिए आता है, तो वो क्या करता है कि अ, जैसे लुसेंट की बुक ले ली, अरिहंत की बुक ले ली और फिर वो उन फैक्ट में उलझ कर रह जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उचित और मानक पुस्तकों का चयन कीजिए। अगर आप गाइड भी चयन कर रहे हैं, तो ऐसा देखिए कि वो प्रभावी हो और उनमें से जो प्रश्न हैं, वो भी आते हो। अन्यथा आप अगर 50 पुस्तकें भी पढ़ें और अगर एग्ज़ाम के लिए वो उपयोगी नहीं है, तो वो आपकी तैयारी में फिर बाधा बनती है। तो जैसे कि पुस्तक की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हिंदी के जो प्रतियोगी तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनके लिए एक रामबाणी है, क्योंकि उनकी हर एक पंक्ति जो एग्ज़ाम में आती है। इसके अलावा जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की उद्भव और विकास है। और जो शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर गाइड आपको देखनी है तो दृष्टि की जो नेट जेआरएफ की सेकंड पेपर की जो बुक है उसको आप ले सकते हैं, और सरस्वती गोविंद पांडे। तो ये पुस्तकें आप शुरुआती तैयारी में चयनित कर सकते हैं, ताकि आप दिग्भ्रमित भी ना हो और आपको अच्छी पुस्तकें हैं वो भी मिल जाएं। जी। जी मैम। चूँकि हिंदी साहित्य का इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इसमें, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर ये विषय निर्धारित है और इसकी सेकंड यूनिट है वो हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर है। तो मैम ने बहुत ही एक व्यवस्थित माध्यम बताया है, 2-3 गाइड्स का नाम लिया है, जिसमें दृष्टि है, सरस्वती गोविंद पांडे हैं, रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हैं, और आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की भी जो आदिकाल नाम से पुस्तक है। सर, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी। डॉक्टर नगेंद्र का भी हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो भी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का भी हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास है। पुस्तकें हमारे पास है, ये मानक और अच्छी पुस्तकें भी हैं। किंतु इसमें जो है, जैसे आप डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ते हैं, एक समझ बनती है। किंतु अगर आप शुरुआती हैं, तो कोई एक पुस्तकें पढ़ें, और अगर आपका एग्ज़ाम पास में है, तो एक जो दृष्टि नेट जेआरएफ की पुस्तक है, उसमें आपको एक दिशा भी मिलती है, क्योंकि उसमें पीवाईक्यू दिए हुए हैं। अगर पीवाईक्यू ओरिएंटेड आप स्टडी करें, अगर आप एग्ज़ाम में सफलता हासिल करना चाहते हैं, 1-2 एक बार के लिए मानक पुस्तकें पढ़ लें, चाहे नगेंद्र का इतिहास पढ़ लें, चाहे डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ लें, तो फिर आप क्या है कि खुद को और कॉन्फिडेंट, वरना आप जो विद्वत जनों की बातें तो आप पढ़ेंगे, किंतु आप खुद से झुंझलाहट महसूस करेंगे कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं। इसलिए पीवाईक्यूज़ आप साथ में, जैसे आपने आदिकाल कर लिया, आपने भक्तिकाल कर लिया, रीतिकाल कर लिया, तो पीवाईक्यूज़ भी आप देखें कि किस पुस्तक से आ रहे हैं, तो उससे आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है उसको एक सही दिशा भी वो भी मिल पाएगी। जी मैम, मैम ने एक बिंदु ऐड किया, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित पुस्तक आती है, तो उसमें मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी ये है कि फैक्ट्स को लेकर, मुख्य जो तथ्यों को लेकर जो बात की जाती है, वो चाहे किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, नेट जेआरएफ का हो, तो उनमें बहुत ही मददगार साबित है होती है, तो इसकी मदद ले सकते हैं आप। अब हम तीसरी यूनिट पर बात करेंगे, जो मुख्यतः काव्य शास्त्र को लेकर रहती है, जिसको साहित्य शास्त्र कहा जाता है, जिसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों काव्य शास्त्र शामिल है। तो इसकी हम अलग-अलग बात करेंगे। पहले आप भारतीय काव्य शास्त्र, या जिसको संस्कृत साहित्य शास्त्र की संज्ञा दी जाती है, उस पर बात करेंगे। उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रही है? भारतीय काव्य शास्त्र सर, शुरू में मुझे काफ़ी डरावना सब्जेक्ट सा लगता था कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या अलंकार सिद्धांत है, वक्रोक्ति सिद्धांत है। किंतु धीरे-धीरे जैसे हम रेगुलर 2-3 बार चीज़ों को पढ़ते हैं, इग्नू नोट से मैंने चीज़ें कवर की,
तो चीज़ों की धीरे-धीरे समझ बढ़ी। और जैसे आपके मास्टर्स में भी ये सब्जेक्ट लगे होते हैं भारतीय काव्य शास्त्र, तो जैसे मैंने जेएनयू से मास्टर्स किया तो डॉक्टर रमन सर ने हमें पढ़ाया है। तो और फिर जो चीज़ें हैं वो और क्लियर हुई कि इनका जो अर्थ है वो क्या होता है। और उसके बाद में जैसे आप ये अगर आप डिस्टेंस से हैं तो आप इग्नू नोट्स हैं उनसे भी आप समझ सकते हैं। और फिर क्या है, आप पीवाईक्यूज है उसके लिए दृष्टि नेटजार की जो बुक है उससे आपके जो आप कंसेप्ट इग्नू नोट से आपने क्लियर कर लिए, पीवाईक्यूज आप दृष्टि की बुक से देख लें। और फिर लगभग चीजें रिपीट होती है कि कौन आचार्य है कि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं और इसमें कितने भेद होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के और इनमें क्रम से पूछे जा सकते हैं कि कौन सा सिद्धांत पहले आया। तो इसी प्रकार के प्रश्न है वो रिपीट होते हैं, तो इस प्रकार से हम अभ्यास कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। मैम ने भारतीय काव्य शास्त्र की एक जो दिशा रहनी चाहिए उस पर बात की। अभी मैम पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी थोड़ा-सा संक्षिप्त में ही चाहिए सर, बताया जाए। संक्षिप्त में ऐसा ही है कि लगभग सेम ही सोर्सेज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में भी प्रयोग कर सकते हैं। किंतु अगर आपके पास समय है और अगर आप समझ का और विकास करना चाहते हैं तो आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए सत्यदेव चौधरी और देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने आरपीएससी एग्जाम के लिए भी पढ़ी। और इससे चीज़ें और स्ट्रांग हुई और हमें हमारी जो समझ है उसको और अधिक जो सही दिशा है वो मिली। अभी चूँकि जो मुख्य बिंदु है, हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र, इस पर सही से बात हो चुकी है, जो एक पेपर का बहुत बड़ा पोर्शन रहता है। अभी 4 से लेकर 10 तक जो भी इकाइयाँ हैं, बहुत छोटी-छोटी है और जिन पे एक व्यवस्थित रूप से बात मैम से हम उम्मीद करते हैं। तो हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, निबंध और अन्य गद्य विधाएँ हैं। तो उन पर मैम थोड़ी-सी दृष्टि आप बताइए कि किस प्रकार से इस पर अपनी तैयारी होनी चाहिए? सर, सबसे पहले मैं हिंदी कविता से शुरू करूँगी। हिंदी कविता में जो है उसमें आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक की कविताएँ लगी हुई है। तो उसमें जैसे शुरुआत में देखें तो भक्ति काल के कुछ दोहों, कबीर के दोहों में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है या फिर इस पंक्ति का क्या भावार्थ है। बिहारी के दोहों में से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सूरदास के दोहों में से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो एक बार से अगर आपके पास समय है तो उन चीज़ों को आप ज़रूर से गो थ्रू हो जाइए। और आधुनिक काल की जो कविताएँ लगी है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उनको आप कोशिश करें कि सभी जो कविताएँ हैं, जैसे अगर कुछ बड़ी कविताओं को हम छोड़ दें, साकेत का जो नवम सारग है उसको छोड़ दें, या फिर कामायनी को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी जो छोटी कविताएँ हैं कोशिश करें कि आप उनको अच्छे से कर लें। क्योंकि आजकल जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो भी पूछे जा रहे हैं, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की सतपुड़ा के जंगल है, उनमें से भी बार-बार छोटे क्वेश्चन हैं, धूमिल जी की कविता में से पंक्तियों का क्रम भी जो है वो पूछा जा रहा है। तो छोटी कविताएँ हैं, चाहे तो आप उनका यूट्यूब पे वाचन सुन लें। अगर आप वाचन सुनेंगे तो वो चीज़ें आपके अंदर आत्मसात होगी, तो आप हम देख के फिर आइडिया लगा सकते हैं कि ये पंक्ति पहले आई होगी, तो वो चीज़ें फिर ईज़ी हो जाती है। तो छोटी कविताएँ सारी ही कर लें, हालाँकि मैंने तो सभी कविताएँ ही पढ़ी थी, क्योंकि मुझे तैयारी करते हुए भी 2-3 साल हो गए थे अच्छे से। तो मैं यूट्यूब पे वाचन सुनती थी और कोशिश करती थी कि सभी पंक्तियों का भावार्थ है वो मैं जो समझ लूँ। किंतु अगर आप नए हैं और अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आधुनिक काल की कविताएँ हैं, जो वो आप ज़रूर से अच्छे से पढ़ लें। जी। और इसके अलावा जो अन्य जो आप विधाओं की बात कर रहे थे, कहानी, नाटक, उपन्यास, उन पे अब हम आते हैं। हिंदी जैसे नाटक है, तो नाटक का क्या है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक हो, चाहे भारतेंदु के नाटक हो, तो उनमें से क्या है, कौन-सा गीत है, उनकी पंक्ति पूछ लेते हैं, कौन-सा गीत किस अंक में आया है, वो पूछ लेते हैं। तो ये नाटक वैसे देखने में और पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है। आप चाहे तो इनका जो वीडियो है यूट्यूब पे देख सकते हैं, खुद नाटक भी मंचित हुआ देख सकते हैं। तो नाटक इंटरेस्टिंग भी है और गीत है वो बार-बार रिपीटेड रूप से पूछे जा रहे हैं, प्रसाद जी के नाटक के गीत जो हैं। और इसी तरह नाटक में जो गीत आ रहे हैं वो आप चाहें तो अलग से लिख लें, क्योंकि आपको 2 दिन लगेंगे, पर आप सभी नाटक के कौन से अंक में कौन-सा गीत है, अगर आप वो लिख लेंगे तो आपकी संभावना है कि 2 से 3 प्रश्न वो आपके श्योरली और अधिक सही हो सकते हैं।
और इसके अलावा नाटक से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि सभी नाटक है उनके आप क्रम जो है वर्ष किस वर्ष में लिखे गए, तो आप वो भी याद कर सकते हैं। फिर आते हैं हम हिंदी उपन्यास पे। हिंदी उपन्यास में मेला अंचल है या फिर गोदान है, इनसे रिपीटेड रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। या फिर शेखर एक जीवनी है, उसमें कौन से भाग का क्या नाम है, और इसी तरह से वो भाग के नाम जो है वो भी पूछे जा रहे हैं। तो आप कोशिश करें, अगर किसी में भाग है, अंक है, कितने अंकों में ये रचना लिखी गई है, तो आप उस चीज़ को भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आप अच्छे से याद कर लें। और फिर हमारी बात आती है हिंदी निबंधों की। निबंध है वो भी छोटे ही हैं, तो आप कोशिश करें कि उन्हें पूरा ही पढ़ लें निबंध। और इसके अलावा हिंदी कहानी है, उनमें से भी आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको करना है कि हिंदी कहानी जितनी भी 22 या 21-22 कहानियाँ लगी है, सभी को आप लिखें और बाद में उनके प्रकाशन वर्ष लिखें। किस पत्रिका में वो प्रकाशित हुई है वो लिखें। और उसके बाद में आप ऐसे कर सकते हैं, इस कहानी में कौन-कौन से स्थान का वर्गीकरण है, आप क्रमिक रूप से उन चीज़ों को लिख लें। अगर बच्चा है तो उस बच्चे की क्या आयु है, सभी कहानियों में इस तरह से कौन-सा स्थान का वर्णन है। तो आजकल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जैसे ये स्थान है, ये किस कहानी में आया है, या ये स्थान किस कहानी से जुड़ा हुआ है, ये पात्र है वो किस कहानी से जुड़ा हुआ है। तो आप फैक्चुअल जो-जो चीज़ें हैं वो एक प्रकार से लिख लें। तो इससे क्या है कि बाद में आपको फिर जब आप रिवाइज़ करो तो उन फैक्चुअल चीज़ों को है वो ही देख पाओ। इसके अलावा कहानी हो गई, और इसके अलावा जैसे आत्मकथा और अन्य गद्य विधाएँ हैं। जैसे आत्मकथा में जैसे मुर्दैया हो गई, तो इनमें कितने भाग हैं, उन भागों के क्रम है वो पूछे जा रहे हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है वो कितने भागों में है, कब कौन-सी प्रकाशित हुई, उनके वर्ष या और क्रम है वो पूछे जा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को है वो अच्छे से, वर्ष है, क्रम है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे से वो कर लें। जी। मैम का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम ने नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसकी अलग-अलग पेपर्स और उनकी अलग-अलग इकाइयों पर बहुत ही गहराई से अपने विचार रखे, उनको स्पष्ट किया। तो आपका पुनश्च धन्यवाद मैम। अभी आप ये बताइए कि जो आपने हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो एग्ज़ाम अभी निकाला है, उसमें और नेट की जो परीक्षा होती है, उसके सिलेबस में कितना क्या अंतर रहता है? और किस प्रकार से आपने उसमें भी जो नेट की आपकी तैयारी थी, वो आपकी सहायक साबित हुई? अ, सर, नेट जेआरएफ की जो परीक्षा है उसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा में जो पेपर हुआ उसमें जो नेट जेआरएफ का सेकंड पेपर है, मूल विषय का पेपर, सिर्फ वही सिलेबस में शामिल था। और इसमें क्या था, नेट जेआरएफ में आपका रिटन एग्जाम नहीं होता है, दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम थे। जस परंतु जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था उसमें पहला जो पेपर था वो तो प्री था, और उसमें नेट जेआरएफ का जो सेकंड पेपर का सिलेबस था और मेंस था वो आपका सब्जेक्टिव यानी रिटन था। और इसके प्री में क्या था, नेगेटिव मार्किंग थी, जबकि नेट जेआरएफ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये अंतर भी था। और बाकी इसमें रिटन के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेंस होता है, उसके बाद में इसमें इंटरव्यू भी होता है। तो ये 3 चरण की परीक्षा है, जबकि उसमें 1 ही चरण होता है और उसमें 2 पेपर होते हैं। जी। मैम ने बताया कि जो नेट के पेपर होते हैं, वो 2 पेपर होता है, लेकिन एक ही चरण में होता है और हरियाणा जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परीक्षा है, वो 3 चरणों में जिनमें प्री, मेंस और इंटरव्यू तक होता है। तो ये हम बात बता सकते हैं कि जो प्री एग्ज़ाम होता है, वो एक तरीके से नेट के सिलेबस पर ही होता है और उसका पैटर्न भी वैसा ही रहता है। और उसका जो विषय का पेपर आता है नेट का सेकंड पेपर, वैसा ही प्री का पेपर हरियाणा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में आता है। अभी चूँकि जो मेंस परीक्षा होती है एचपीएससी की, वो लिखित रूप में होती है। तो आपको किस प्रकार से मतलब ये भिन्न लगा कि जो आपने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की जिसमें आप एमसीक्यू को फेस करते हैं, उससे आपको भिन्न लगा और किस तरीके से उसके ही अनुभव आपको काम आए या एक विशेष अलग तैयारी की ज़रूरत आपको महसूस हुई? सर, क्योंकि इसमें रिटन एग्जाम होता है, तो फैक्ट है वो अगर हमने प्री में अच्छे से किए हैं तो उन फैक्ट्स को हम अपने मेंस के आंसर में वैल्यू एड के रूप में हम लिख सकते हैं। फैक्ट अगर हम कंक्लूजन है, या फिर अगर हम जो भूमिकाएं हैं, अगर उनको फैक्ट से स्टार्ट करें, किसी पंक्ति से स्टार्ट करें, जैसा कि प्री में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये पंक्ति किस
रचनाकार की है, किस रचना से है या कब लिखी गई। तो हम उसी रूप से अगर हम स्टार्ट करें तो उस रूप से देखें तो प्री की जो भूमिका है, क्योंकि हम अगर हम सीधी स्टोरी लिखेंगे, सार लिखेंगे तो उतना इफ़ेक्टिव आंसर नहीं बनेगा। अगर आपने फैक्ट ऐड करके अपनी बात रखी है, तो थोड़ा बात में भी वज़न रहता है और उत्तर है वो भी प्रभावी बनता है। तो इस रूप से देखें तो प्री की जो तैयारी है, वो कहीं न कहीं हमारे आंसर को और अधिक समृद्ध है, वो बनाती है। तो मुझे लगता है वो चीज़ें भी मेरे लिए वर्क की है। इसके अलावा जो है मुझे ऐसा लगता है कि मेंस का जो पेपर है, उसके लिए आपको पहले से हर टॉपिक की भूमिका है, वो सब चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। हर टॉपिक में आप कौन-सी जो कोटेशन है, वो यूज़ कर सकते हैं और आप उसका निष्कर्ष किस किस प्रकार से देखेंगे। तो एक रूपरेखा है, वो आपको तैयार करनी पड़ती है और जिसके लिए आप सामग्री है, वो फैक्ट से भी उठाते हैं। तो प्री और मेंस को आप अलग रूप से ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, हालाँकि इसमें टाइम मैनेजमेंट है, वो चीज़ें थोड़ी और अधिक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से एक-दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। जी मैम। मैम ने बताया कि जो लिखित में एक तरीके से फैक्ट को ध्यान में रखते हुए ही अलग अपनी रणनीति रहनी चाहिए। अभी चूँकि सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं मैम, मैम का पर्सनल अनुभव चाहे ना रहा हो, लेकिन लिखित परीक्षा पर मैम से हम अनुभव उनके जान सकते हैं। तो सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं मैम, जैसे केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस जैसी परीक्षाएँ होती हैं, उनमें अभी जो फ़ॉर्मेट है वो लिखित रूप में आया है। तो कई विद्यार्थियों के ये प्रश्न थे जब हम आपके इंटरव्यू से रिलेटेड उनसे प्रश्नों की बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि इसमें जो नया फ़ॉर्मेट आया है लिखित में, तो उसको अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप से खुद की तैयारी है, उसी को रखते हुए किस प्रकार से खुद को तैयार किया जाए कि लिखित परीक्षा भी अपने लिए एक बाधा ना बनकर एक आसान रास्ता हो सके। सर, जैसे आप परीक्षा बता रहे हैं अलग-अलग, तो मैंने जो मेंस की तैयारी की थी, वो मैंने यूपीएससी के पेपर से जो है उनकी जो टॉपर्स कॉपी देखी और यूपीएससी का जो दृष्टि के विकास दिव्यकीर्ति सर के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वो मैंने किए। तो ऐसे तो देखें तो वो यूपीएससी है और ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनमें तो नेट का सिलेबस है, उनका अपना सिलेबस है। किंतु जो है क्योंकि हिंदी साहित्य है, वो एक कॉमन चीज़ है। जिसमें आप आचार्य रामचंद्र शुक्ला वो अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं, चाहे आप केवीएस दे रहे हैं, चाहे आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं, तो उनकी बातें हैं वो अकाट्य हैं और प्रमाण के रूप में वो चीज़ें हम वो पेश करेंगे ही। तो फैक्ट की जो चीज़ें हैं वो हम चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो वहाँ पे भी हम आंसर राइटिंग में उनकी बातें हैं वो प्रयोग करेंगे और चाहे इसमें तो आप फैक्ट को आप आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सकते हैं और तैयारी हिंदी साहित्य क्योंकि एक मूल विषय है और उसकी बात विद्वान है वो भी इनके आलोचक है वो भी सेम ही है तो उन्हीं की बातें हैं वही घुमा फिरा के इनमें आपको डालनी ही होगी तो इस प्रकार से ये दिखने में इनकी प्रवृत्ति अलग हो सकती है परंतु मूल रूप से ये एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। जी मैम। तो मैम ने बताया कि लिखित परीक्षा भी एक तरीके से अपना जो बेसिक जो तैयारी है, उसी को ध्यान में रखते हुए खुद को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैम एक लिखित परीक्षा में विद्यार्थियों की बहुत बड़ी दुविधा ये रहती है कि लिखित परीक्षा चूँकि फैक्ट को लेकर विद्यार्थी तैयार रहता है, अपने कंटेंट में विश्वास है, बट एक तरीके से उनका जो प्रैक्टिस या अभ्यास को किस तरीके से वो मेंटेन करें ताकि एग्ज़ाम हॉल में वो प्रेशर फ़ील ना कर पाएँ और लिखित में वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर सकें? ऐसा होता है कि जैसे मैंने मेंस की प्रैक्टिस स्टार्ट की तो शुरू में आप 1-2 प्रश्नों से स्टार्ट कीजिए और आप हो सकता है 3-4 दिन आप 2-2 या 3-3 प्रश्न ही लिख रहे हों। जैसे हमारे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की मैं बात करूँ इसमें 15 प्रश्न आते थे, किंतु मैंने 3-4 दिन तक मैंने 2-3 प्रश्न ही प्रैक्टिस किए। हालाँकि मैंने तैयारी है वो 20 दिन पहले ही शुरू कर दी थी। 3-4 प्रश्न से फिर मैंने 5 प्रश्न, फिर 7, फिर 10 प्रश्न तक गई और इसमें टाइम मैनेजमेंट भी देख लीजिए कि आपको 5 प्रश्न है वो 1 घंटे में करना पड़ता है, तो आप 1 प्रश्न है वो 12 मिनट में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप 5 प्रश्न तक 1 घंटा ले रहे हैं, उससे कितना अधिक ले रहे हैं। कई बार होता है कि हमें उत्तर एक जो प्रश्न है उसका उत्तर बहुत अच्छे से आता है, किंतु हम अगर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो दूसरे के लिए समय है वो कम रह जाएगा। तो हमें पर क्वेश्चन भी अपना जो टाइम है वो
सेट करना हो चाहिए। मैक्सिमम आप 13 साढ़े 13 मिनट ले लें, इससे अधिक आप नहीं कोशिश करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में ये आपके लिए प्रेशर है वो और बढ़ा देगा, और फिर आपका जो आत्मविश्वास है वो भी डगमगा जाएगा। तो कोशिश कीजिए, आप अपना सम अप है एक बार साढ़े 13 मिनट मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, आप कोशिश कीजिए वहीं तक खुद को कंट्रोल करें, वरना बाद में आपकी चीज़ें हैं वो खराब होती चली जाएगी। इसके अलावा अ, हो सकता है कि बाद में कोई प्रश्न है वो मुश्किल आता है, उसमें भी आपको समय है वो ज़्यादा लग सकता है। तो अगर आपने पहले से ईज़ी प्रश्नों पे इतना समय लगा दिया तो फिर वो चीज़ें आपके लिए वर्कआउट नहीं करेगी। तो आप न चाहते हुए भी आपको रुकना चाहिए। आप देख लीजिए, हो सके तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइम देखेंगे। बाद में आपको होगा 3-4 दिन के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्षमताएँ 12 मिनट में आप 3 ही पेज कर पाएँगे। तो आप खुद से ही उस हिसाब से आप आइडिया लगाना शुरू कर देंगे कि आप 3 पेज हो गया, मतलब आपने लगभग शायद 11-12 मिनट ले लिए। और इस प्रकार से आप 2 प्रश्न करने के बाद भी टाइम देखना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, मुझे इतना वक़्त लग रहा है। तो इस प्रकार से आप चीज़ें वो मैनेज कीजिए, और हर 1 घंटे के बाद में इवैल्यूएट कीजिए कि कितना आपका जो पेपर है वो छूट गया है। और हो सके तो मैं तो कहती हूँ 2-3 प्रश्नों के बाद में ही देख लेना चाहिए कि आपने ज़्यादा वक़्त तो नहीं लगा दिया है। तो और आसान प्रश्न है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको 12 मिनट से आप 15 मिनट तक ले जा रहे हैं, तो वो बाद में आपकी मुश्किलें वो और बढ़ा सकता है। जी। मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करना चाहिए, साथ ही टाइम मैनेजमेंट भी किस प्रकार से आप रखें ताकि एक बहुत ही अपना जो मैक्सिमम है देख सकें। एक प्रश्न इसी को लेकर ही था, टाइम मैनेजमेंट को, जो मैम ने बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है बता दिया है। अभी मैम आपसे एक सवाल रहेगा कि विद्यार्थियों की एक जो बहुत ही बड़ी परेशानी बनती है वो है कि पढ़ते जाते हैं किसी बुक को लेकर या कोई गाइड, लेकिन रिवाइज उसको अच्छी तरीके से, और विशेष रूप से जब लिखित परीक्षा की बात आती है तो रिवाइज करना मुझे लगता है बहुत ही मायने रखता है। और तो रिवाइज को लेकर क्या रणनीति रहनी चाहिए, आपके अपने जो व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं वो बताइए। इसमें रिवाइज़ को लेके फैक्ट जो प्री है उसको भी मैं बताऊँगी और मेंस है उसको भी मैं बताऊँगी। प्री के लिए जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, आप चाहे दृष्टि की पढ़ रहे हैं या फिर आप सरस्वती गोविंद पांडे पढ़ रहे हैं या फिर आप रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसे कीजिए कि आप कोई फैक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता होता है कि ये चीज़ें ईज़ी है, ये आपके दिमाग में चली गई है, और कुछ चीज़ें होती हैं मुश्किल होती हैं, उनको आप बार-बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आप अगर एक पुस्तक को 2-3 बार रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद उन चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए जो आपकी बार-बार पढ़ने पे भी चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है। तो आप उन चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए, चाहे तो एक अलग से नोटबुक लगा सकते हैं कि ये एक बुक है और इसमें से जो भी मुझे मुश्किल लग रहा है या जो भी पॉइंट्स आदिकाल में मुश्किल लग रहा है वो मैं इन 10 पेज में ही मैं इन चीज़ों को लिखूँगी। तो फिर आप अपनी जो मुश्किल जो चीज़ें हैं, उन्हीं को अगर बार-बार पढ़ोगे, चाहे वो हाइलाइट की हुई है, चाहे वो आपकी अलग से लिखी हुई है, तो फिर आपकी वो चीज़ें हैं, वो आपकी कमज़ोरी है, वो आपकी मज़बूती बन जाएगी, और फिर आपके पास कोई वीक पॉइंट नहीं रहेगा, और इस तरह से आप प्री में भी अच्छा स्कोर कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। वरना आपने बुक तो सारी पढ़ी है, पर आपको ये नहीं पता है कि इसमें कहाँ से मुझे नहीं आता है। फिर आप जब पढ़ते हैं तो आप को ना तो कोई हाइलाइट किया होता है, फिर आप जो याद होते हैं वो भी साथ में करते जाते हैं, नहीं याद होते हैं वो भी, फिर वो मिक्स हो जाता है। वरना आप अपनी जो कमज़ोर पक्ष है उसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, और जो स्ट्रॉन्ग है उसका तो आपको ऑलरेडी आपने अलग से डिफरेंशिएट कर ही लिया है। और जहाँ तक बात आती है मेंस की, जब आप मेंस स्टार्ट करें, जैसे आदिकाल से शुरू करें, तो आदिकाल पे ऐसे करें कि जो भूमिका या किसी के कथन है कि आदिकाल से हम ऐसे शुरू कर सकते हैं, या इस आचार्य ने ये बात कही है और इनकी ये प्रवृत्तियां हैं, इस प्रवृत्तियों में ये पंक्ति है वो डाली जा सकती है, श्रृंगार का कहाँ वर्णन है, या फिर कहाँ अतिशोक्ति है, कहाँ राजा दरबारी ने प्रशंसा जो है वो गान किया है, या फिर इनके क्या गोल्डन पॉइंट्स है वो रहे हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें अलग से उनकी पंक्तियाँ जो है, अब अगर आप कोटेशन देते हैं, पंक्तियाँ देते हैं, तो और अधिक प्रभावी बनती है। तो आप अलग से इनका जो एक कहते हैं ना सैंपल आंसर, वो आप अलग से तैयार रखें हर काल से।
और उससे क्या होता है फिर आप उसी को आपने जो अपनी सबसे प्रिय पंक्ति है वो आप अलग से लिख देते हैं हर पॉइंट्स में, तो वो आपको याद करने में ईज़ी रहेगा, वरना आप पूरी बुक उठाएँगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप मेंस में कैसे आंसर लिखेंगे। वरना आपने अलग से 12-13 पंक्ति हर एक काल से उठा के लिखी हुई है कि आप हाँ, इन्हीं पंक्तियों का यूज़ करके अपना जो आंसर है वो फ्रेम करेंगे, तो फिर आपको आपको आंसर राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट टाइम आप हर एक काल से अपनी जो लिखी हुई पंक्तियाँ हैं या फिर कोटेशन है, उन्हीं को यूज़ करके अपना आंसर है वो सम अप कर सकते हैं। और फिर आपको कोई अलग से बुक, और वरना हेडेक हो जाता है कि हम आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाते हैं कि हम क्या लिखें और क्या इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पहले से ही फिगर आउट कर लिया है कि हाँ, ये चीज़ें लिखनी है, फिर आपके लिए मेंस में आंसर राइटिंग में दिक्कत नहीं होगी। और टाइम मैनेजमेंट का तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अच्छी प्रभावी पंक्तियाँ प्लस में टाइम मैनेजमेंट, दोनों मिला के आपके जो आंसर है वो आपको अच्छा इफेक्टिव बनाने में हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम ने जो एचपीएससी की 3 चरण की बात की थी, उनमें प्री को लेकर बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। साथ ही लिखित परीक्षा की एक बहुत ही सार्थक जो रणनीति इनकी रही है, जिसकी बदौलत इन्होंने रैंक 1 हासिल किया है भारतवर्ष में, उस पर भी बात हो चुकी है। अभी मैम आपसे जो इसका अंतिम चरण, तीसरा चरण होता है इंटरव्यू, उसको लेकर आपके जो भी अनुभव रहे हैं, जो भी हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए सहायक साबित हो सकते हैं, उस पर थोड़ा विचार अपना बताइए। सर, इंटरव्यू में ऐसा है कि सबसे पहले आपको अपना परिचय है वो अच्छे से तैयार करना है। आपको क्या रुचियाँ हैं, उन चीज़ों को आपको फिगर आउट करना है ताकि आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकें। अपने जो सकारात्मक पक्ष है उनको, क्योंकि आपके पास समय कम होता है, आपको अपनी सकारात्मक जो पक्ष है वो वहाँ पे बताना होता है, तो उनको फिगर आउट करके आप अलग से बता सकते हैं। और ये तो हुई आपकी जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं उनकी बात। इसके अलावा जो आपने मेंस में जो आपने लिखी हैं चीज़ें, एक प्रकार से रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपके हिंदी साहित्य का जो फिर से खाका है वो आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ, ये आदिकाल था, ये भक्ति काल था, ये आधुनिक काल था। और आपकी फिर इसके अलावा आप जो अपनी प्रिय रचनाकार है, चाहे लेखक है, निबंधकार है, उपन्यासकार है, उन पे भी आप विस्तारित रूप से लिख लीजिए कि मुझे ये क्यों प्रिय लगता है, उनकी और क्या-क्या रचनाएँ थी, और उनके समकालीन कोई और रचनाकार भी अगर वैसा लिख रहे हैं तो उनमें उनमें क्या साम्यता है, क्या विषमता है, तो उन चीज़ों को भी आपको फिगर आउट करना है। जैसे हम बात करते हैं छायावाद की या आधुनिक काल की, तो इनमें क्या छायावाद में औरों से क्या बेहतर 4 कवि, उनमें क्या तुलनाएँ हैं, क्या उनमें अंतर है, तो उन चीज़ों को आपको फिगर आउट करना है। और इसके अलावा जैसे आपसे प्रिय रचनाकार पूछे तो आप हर एक काल से भी अलग-अलग बता सकते हैं कि उपन्यासकार में मुझे ये अच्छे लगते हैं, निबंधकार मुझे ये अच्छे लगते हैं, और अगर एक काल विशेष की भी बात है तो प्रगतिवाद में मुझे ये अच्छे लगते हैं, छायावाद में ये अच्छे लगते हैं। और क्यों अच्छे लगते हैं आप उनका कारण है वो भी आप लिख लीजिए, और कारण ऐसा हो कि हाँ, दिखे कि हाँ, वास्तव में ये एक अलग बिंदु है जो कि औरों में नहीं है। तो इस प्रकार से आप अलग-अलग रचनाकार, निबंधकार बताएँगे तो आप उनको कई बिंदु दे रहे हैं जिनसे वो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं और जिन पे आप पहले से तैयार हैं। अन्यथा क्या है कि वो हम इंटरव्यू की दिशा अगर हम नहीं तय करेंगे तो वो एक नदी है, हम कहाँ पे मोड़ना चाहते हैं वो हमारे हाथ में है। तो हमें कहाँ मोड़ना है उसके लिए हम इन बिंदुओं पे अगर हम तैयारी करें तो ये बाँध है जिसको हम खुद बाँध रहे हैं। तो इस प्रकार से हम जो तैयारी है वो कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। मैम ने इंटरव्यू के बारे में अपने जो अनुभव रहे हैं उन पर बात की। मैं दर्शकों को एक बात बता दूं कि मैम ने जो आरपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, पहले जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी उसमें मैम वेटिंग लिस्ट तक पहुंचे हैं। तो आपके लिए जो आरपीएससी का इंटरव्यू था उसमें आपने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो वो भी आपके लिए एक सहायक साबित हुआ, या आपके जो अभी एचपीएससी का इंटरव्यू था उसमें किस प्रकार से आपको मदद मिली, उस पर भी थोड़ा अगर आप बताना चाहें। आरपीएससी इंटरव्यू सर ऐसा था कि उसमें थोड़ा अलग हरियाणा से क्या था वो भी मैं बताना चाहूँगी। जैसे राजस्थान जीके है उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, जबकि हरियाणा में आपसे हरियाणा से जुड़ी हुई योजनाएँ हैं या फिर हरियाणा जीके के सवाल है, हरियाणा पॉलिटी है, जबकि राजस्थान में राजस्थान की योजनाएँ और वो चीज़ें। तो थोड़ा जीके अलग हो जाता है, बाकी हिंदी साहित्य है, आपकी रुचियाँ हैं वो नहीं बदलेगी। स्टेट अगर आपने चेंज किया तो उसकी स्टेट की जो जीके हैं वो ही चेंज होती है। और हाँ, अगर आप इंटरव्यू अलग-अलग दे देते हैं तो आपका एक्सपीरियंस है वो तो ऑफ कोर्स बढ़ता ही है।
तो हिंदी साहित्य को लेके मेरी सेम ही रणनीति रही, वो भी पहले ही रही। और मुझे लगता है कि पहले अगर मैंने दे दिया था तो मुझसे और कॉन्फिडेंस आया। और उसमें भी क्योंकि मैंने पहले हिंदी साहित्य में इंटरव्यू के लिए वहाँ पे मैंने तैयारी की, तो लगभग वही सोर्सेज मेरे फिर बाद में हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में भी काम आए। और मैंने वहाँ क्या तैयारी की थी उसके बारे में मैंने आपको पहले विस्तार से बता दिया था। ठीक। जी मैम, धन्यवाद। और एक बात और मैम आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू जिसमें खुद के व्यक्तित्व को लेकर एक परीक्षण होता है, तो उसमें विद्यार्थी की जो इंटरव्यू फेस करने जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी बाधा एक आत्मविश्वास को लेकर रहती है, जिसमें एक पहली धारणा तो ये बन चुकी होती है कि इंटरव्यू कोई एक निश्चित दिशा उसकी निर्धारित नहीं है, जो मुझे लगता है एक मिसकंसेप्शन मान सकते हैं। लेकिन साथ ही एक आत्मविश्वास को लेकर तो बड़ा सवाल रहता ही है कि खुद को सारा ज्ञान होते हुए भी और अपना एक बेहतरीन तैयारी होते हुए भी खुद को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो उसमें आपके लिए क्या चुनौतियाँ रही या आपने किस प्रकार से उनसे कोप अप किया? अ, देखिए, आत्मविश्वास है वो तो प्री मेंस हर कदम पे थोड़ा ना थोड़ा डगमगा ही जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि परिणाम क्या होता है, किंतु कर्म हमारे हाथ में है। अगर हम इंटरव्यू तक पहुँचे हैं तो ज़रूर हम में कुछ न कुछ योग्यता तो रही होगी, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमें नहीं पता है कि औरों में क्या कमियाँ हैं, हम में क्या अच्छाइयाँ हैं, तो हम केवल अपनी अच्छाइयाँ देख सकते हैं, अपनी कमियों पे वर्क कर सकते हैं। तो अपनी जो तैयारी है, क्या कमी है खुद को देखें, कहाँ आप शीशे के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाँ, इसका मैं ऐसे उत्तर दूँगी, इसके ये पॉइंट्स हो सकते हैं। आप अपना पीएचडी का टॉपिक है, उसको आप जो तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें एक दिशा नहीं होती है। हम पीएचडी के टॉपिक्स के बारे में अच्छे से तैयार कर रहे हैं, हमारा क्या प्रिय रचनाकार है, हमने क्या पढ़ी है, इस हिंदी के अलावा हमें किसमें रुचियाँ हैं, और अगर हिंदी से इतर हमने साहित्य में क्या पढ़ा है। अगर इन प्रश्नों के हमने जवाब तैयार कर लिए हैं, तो ऐसा है कि 60 से 70% इंटरव्यू है वो लगभग हमने तय कर लिया है। इसके अलावा जैसे हाँ, बोर्ड पे प्रैक्टिस का भी एक आता है कि आप अ, व्याकरण से एक टॉपिक बोर्ड पे प्रैक्टिस कर लीजिए, काव्य शास्त्र से एक बोर्ड पे प्रैक्टिस कर लीजिए, एक चाहे कविता या फिर किसी उपन्यास को भी आप पढ़ा के बोर्ड पे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो उससे आपको क्या है कि अपने 4-5 आयामों पे अगर हमने प्रैक्टिस कर ली है, तो बाद में अगर वो किसी भी आयाम पे दे तो हमें कोई ज़्यादा झिझक नहीं होगी बाद में अपनी जो उत्तर की प्रस्तुति में। हालाँकि आपका कॉन्फिडेंस तो तभी आता है जब आपका परिणाम आता है और आप देखते हैं कि हाँ, लिस्ट में हमारा नाम है। तब तक ये है कि आपको थोड़ी न थोड़ी घबराहट तो रहती है, किंतु हम अपनी पॉज़िटिव चीज़ें, अपनी योग्यताएँ हैं, उन पे विश्वास करें, अपनी तैयारी पे विश्वास करें, तो हम और अधिक खुद को मजबूत पाएँगे। और अपनी तैयारी पे अधिक से अधिक विश्वास रखना है। अभी चूँकि मुझे लगता है मैम ने प्रत्येक चरण को लेकर, प्रत्येक प्रश्न को लेकर एक बहुत ही अपनी सटीक रणनीति है, वो हमारे साथ साझा की है। अंत में मैम कुछ प्रश्न हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अब एक विशेष एग्ज़ाम को लेकर नहीं है, बल्कि जो चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ सामान्य प्रश्न हैं कि एक तो पहला सवाल ये है कि अपनी दिनचर्या को किस तरीके से मैनेज करें, या जो अपना दिन का शेड्यूल है, वो किस तरीके से निर्धारित करें कि एक बढ़िया तैयारी की तरफ हम अग्रसर हो सकें? सर, दिनचर्या की बात करें तो कुछ लोग ये मानते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, कुछ लोग लेट नाइट स्टडी करते हैं। किंतु मेरे लिए मैं तो लेट नाइट स्टडी करने वालों में से ही थी, तो ये आप पे डिपेंड है कि आप स्टडी को कितना टाइम दे रहे हैं और ऑनेस्टली आप कितना स्टडी कर रहे हैं। आई थिंक इट डज़न्ट मैटर हाउ मच यू गिव टाइम इन मॉर्निंग और इन नाइट, बट इट मैटर्स कि आप क्वालिटी टाइम कितना दे रहे हैं पढ़ाई को। क्वालिटी टाइम और कब दे रहे हैं ये भी मैटर नहीं करता है। आप पढ़ रहे हैं उस टाइम आप कितनी अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ मैटर करती है। हो सकता है आप 1-2 दिन ना पढ़ पाएँ, किंतु आप खुद से खुद का इवैल्यूएट फिर से करें कि हाँ, मैंने क्यों नहीं पढ़ा, या फिर अ, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली खुद से ही टेंशन होने लगती है कि हमने ये चीज़ें नहीं की है। तो फिर से आप दोबारा से अपनी तैयारी की जो चीज़ें हैं उनको फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। और हो सके तो अपना शेड्यूल होता है, आप कहाँ कंफर्ट फ़ील कर पा रहे हैं, कहाँ कब आप ज़्यादा अधिक स्टडी कर पा रहे हैं, तो आप उन चीज़ों के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, मुझे ऐसा ही लगता है सर पर्सनली। जी मैम। अ, एक सवाल मैम और है, हुँ, जो बहुत ही कॉमन सवाल प्रत्येक विद्यार्थी का रहता है कि फ़ोन
या यूँ कहें कि सोशल मीडिया का वो किस प्रकार से प्रयोग करें या किस तरीके से अपने को बचाएँ कि वो दुश्मन कम उसके लिए दोस्त साबित हो और उसकी तैयारी में एक सहायक उपकरण या सहायक चीज़ के रूप में सामने आ सके। तो सोशल मीडिया को लेकर आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव या किस तरीके से इसको मैनेज करना चाहिए? सर सोशल मीडिया की मैं बात कहूँ तो सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है। उसका पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, नेगेटिव भी आउटकम्स हैं। तो पॉजिटिव हम देखें तो यूट्यूब चैनल्स हैं। आजकल आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यूट्यूब पे इतने सोर्सेज़ अवेलेबल हैं, इतने ट्यूटर्स अवेलेबल हैं, तो आप उनमें से अपना जो जहाँ आपको सही फ़ील कर पा रहे हैं, आप वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल एआई ऐप्स हैं, उन्होंने भी बहुत हेल्प की है स्टडी में। जैसे मेंस के एग्जाम है तो आपको वही की पॉइंट्स बना के दे सकता है, वही कंक्लूजन आपको कर सकता है। तो आप एआई ऐप्स हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और यूट्यूब तो ऑफ कोर्स है ही। इसके अलावा जो ईपीजी पाठशाला है, मैंने आपको बताया, इग्नू के नोट्स है जो ऑनलाइन आपको अवेलेबल है। टेलीग्राम पे जो क्विज है तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप उसमें रैंक वाइज चीज़ें भी अपनी देख सकते हैं कि हमारा क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। तो वो चीज़ें भी हैं। हालांकि सोशल मीडिया जैसे कि मैं भी यूज़ करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया से कटी हुई हूँ। तो किंतु आप खुद को इवेल्युएट कीजिए कि आप कितना टाइम इन चीज़ों में दे रहे हैं। आप खुद से आप पढ़ाई के प्रति कितना समर्पित हैं वो आपको पता ही होता है। तो आप उन चीज़ों को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दें तो बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया का हम पॉजिटिव अगर प्रयोग करें तो वो हमारे लिए बेहतर रहेगा। जी। जी मैम। मैम ने बताया कि सोशल मीडिया मैम ने खुद भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसका प्रयोग किया है, तो वो सहायक के रूप में भी हो सकता है, जैसा मैम ने बताया कि दो धारी तलवार है। ऐसा ही एक मैम और सवाल है कि तैयारी के दौरान, वो चाहे किसी भी चरण में हो, एक सेल्फ डाउट जो हमेशा ही बना रहता है कि हमारी तैयारी किस दिशा में जा रही है या कितना अपना जो परिणाम हम उम्मीद करते हैं उसको पाएँगे या नहीं। तो उसको कैसे मेंटेन करें या खुद को मोटिवेट एक तरीके से कहें तो रखा जाए? सर इसके लिए क्या होता है कि मैं टॉपर्स टॉक सुनती थी, तो वो भी ऐसे ही बताते थे कि उनको भी सेल्फ डाउट होते ही थे। जब तक आपका परिणाम नहीं आएगा तो आप अपने उस चीज़ को लेके आश्वस्त नहीं हो सकते। किंतु आप अपनी तैयारी पे विश्वास कीजिए, उसके प्रति अगर आप आश्वस्त हैं, तो अगर परिणाम नेगेटिव भी आएगा तो आप क्या होगा कि उसको आप कमी के रूप में देखेंगे कि आप में क्या कमियाँ रही होगी। फिर आप उन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करके उन पे वर्क कर सकते हैं। और सेल्फ डाउट तो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये चीज़ें मेरी वीक हैं और इसकी वजह से भी सेल्फ डाउट आता है। तो अपनी कमियां हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफाई कीजिए। और अगर एक परिणाम में हो सकता है आपको निराशा हासिल हो, दो में हो सकता है, किंतु आप अपनी कमियां फिर से खोजें और फिर से एक जो सही रास्ता है वो आप फिर से तलाशने की कोशिश कीजिए। एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और तभी जाके आपके सेल्फ डाउट है वो खत्म होंगे। मैम ने बताया कि मैम भी इन चीज़ों को लेकर हाँ, उतना एक बात और सर, मेरा आरपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उस टाइम मैं बहुत निराश हुई थी, सेल्फ डाउट भी हुए। एचपीएससी में इंटरव्यू तक मुझे सेल्फ डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, हालाँकि बाद में रैंक 1 के साथ हुआ। किंतु हाँ, ऐसा था कि मेंस का पेपर अच्छा हुआ था, किंतु जैसे राजस्थान में ऐसा था कि मेरे राजस्थान जीके में 50 में से 30 नंबर आए और मैं यही टारगेट मान के चली थी कि 30 क्वेश्चन इनफ होंगे। जबकि बाद में पता चला कि कम से कम 35 तो होने ही चाहिए थे सिलेक्शन के लिए। तो वहाँ पे मेरी कमी मुझे जब मैंने खोजी तो मेरी कमी सामने आई। तो इस प्रकार से अगर हमने पहले ही अप्रोच अगर एग्ज़ाम को लेके या फिर मार्क्स को लेके अगर हमने ठीक नहीं रखी है, तो सेल्फ डाउट और अधिक आएगा और बाद में अगर हमने अपनी कमियाँ देख ली हैं, तो फिर हमें वो चीज़ें हैं वो दूर हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि कहाँ कमियाँ हैं, टॉपर्स टॉक सुने तो हमें उनकी गलतियों से भी सीखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम अपनी जो तैयारी है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसा मैम ने बताया कि प्रत्येक विद्यार्थी, जैसा इन्होंने मेंशन किया कि ये टॉपर्स टॉप सुनते थे, तो भी उनकी भी अपनी समस्याएँ रहती थी और मैम ने खुद जैसे एक एग्ज़ाम को लेकर इनको जो उम्मीद की हुई सफलता वो ना मिली, तो इनमें भी निराशा कहीं न कहीं दिखी। तो इसी को लेकर मैम से बात हुई तो एक लाइन बहुत सटीक इस पर बैठती है कि कवि हुए हैं एक अर्जुन सिसोदिया जी, उनकी लाइन बहुत ही प्यारी है इस चीज़ पर कि
युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो मैम से बहुत एक सार्थक संवाद हुआ, उसके लिए मैम आपका फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद और हमारे सारे दर्शकों की ओर से पुनश्च आपको हार्दिक बधाइयाँ और भविष्य की उज्ज्वल शुभकामनाएँ। धन्यवाद सर और again very much thank you for giving me this platform and thank you all viewers and stay positive and keep trying. All the best for your exams. थैंक यू मैम।